Hello students, welcome back to our series of Cracking CAT 2025 through VARC. Today we'll be starting with the 2023 slot 3 part 1, that is we'll be covering RC first. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया हो हमको, तो उनके लिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि आरसी में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं. आरसी इन कैट इज़ जनरली based on inferential reading. That means meaning is more important. Meaning का मतलब the point that the author is trying to put. ऑथर का पोजीशन क्या है, ऑथर ने किस मोटिव से पैसेज लिखा है और क्या भावना रखते हुए उसने वो मतलब क्या पॉइंट रखना चाह रहा है. बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज़ है. ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं. एक तो स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, दैट मीन्स पैसेज रेफरेंस, मतलब कि पैसेज में रेफरेंस होगा उसका. नॉन स्पेसिफिक में इन्फ्रेंस बेस्ड होता है. नॉन स्पेसिफिक इन्फ्रेंस यानी कि अंडरस्टैंडिंग. दूसरी चीज एक आता है CR, क्रिटिकल रीजनिंग. उसमें क्या है, अप्लाई ओन लॉजिक. अप्लाई ओन लॉजिक यानी कि हमको अपना लॉजिक अप्लाई करना है और उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए. राइट तो जब ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, हमें ध्यान क्या रखना है, हमको ध्यान रखना है कि भाई पैसेज की कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए. यानी कि जो पैसेज की स्टोरी है, याद रखिए पैसेज इज ऑलवेज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. स्टोरी की क्लैरिटी होना जरूरी है. राइट स्टोरी की क्लैरिटी होगी तो हमें आंसर्स इजीली मिल पाएंगे. दैट मीन्स we'll be able to easily identify the answers that are available to us. करेक्ट, 2 पैसेजेस सॉल्व करेंगे इस सेशन में आराम से, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है. करेक्ट, 2 पैसेजेस सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है. राइट 2 पैसेजेस सॉल्व करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक सी चीज़ें फॉलो करनी है और बेसिक सी चीज़ें फॉलो करके हमारा आसानी से हो जाएगा. चलिए पैसेज पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे. राइट देखिए, द बिगेस्ट चैलेंज, द नटमेग स्कर्स बाय घोष. द नटमेग स्कर्स बाय घोष एक आदमी है जिसने कोई तो, या तो ये ऐसे हो सकता है, या बुक हो सकती है, या रिव्यू हो सकता है. राइट किसी ने कुछ तो लिखा है, या पोएम हो सकती है. राइट इट कैन बी अ पोएम. तो हमें समझना है कि क्या है, क्या बोल रहा है. थ्रोज डाउन इज बिगेस्ट चैलेंज. जो चैलेंज वो थ्रो कर रहा है क्या है, टू द प्रिवेलिंग अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में है, ऑफ व्हेन द क्लाइमेट क्राइसिस स्टार्टेड, यानी कि क्लाइमेट क्राइसिस कब शुरू हुआ. इस चीज को वो चैलेंज कर रहा है. क्या कर रहा है, मोस्ट ऑफ अस हैव एक्सेप्टेड, हमने एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इट स्टार्टेड विद द वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ कोल एट द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज इन 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में जब कोल इस्तेमाल होने लगा, उसके वाइड स्प्रेड से, यानी कि जब ज्यादातर कोल इस्तेमाल हो रहा था, वहां से क्लाइमेट क्राइसिस शुरू हुआ. एंड वर्सेंड विद द मास अडॉप्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस इन द 20th. और बुरा कब हुआ, जब हमने ऑयल, मिनरल्स, गैसेस, नेचुरल गैसेस, जब नेचुरल रिसोर्सेज हम और इस्तेमाल करने लग गए, कोल इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स, बट हम और इस्तेमाल करने लग गए, तब ज्यादा खराब हो गई चीजें. घोष टेक्स दिस हिस्ट्री एटलीस्ट 3 centuries बैक. 300 साल पीछे चला गया. सेंचुरी मीन्स 300 ईयर्स. क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा है, 3 centuries. राइट 3 centuries इज 300 ईयर्स.
300 साल पहले ले जा रहे हैं टू स्टार्ट ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म, यानी कि यूरोपियन कॉलोनियलिज्म जब शुरू हुआ था 15th सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में। ही स्टार्ट्स द बुक, देखिए बुक आ गई तो हमारी सारी चीजें कट गई। इट इज अ बुक विद अ 1621 मैसेकर। 1621 का मैसेकर, मैसेकर इज मास किलिंग, मास किलिंग किसकी? बाई, किसने किया? डच इन्वेडर्स डिटरमाइंड टू इम्पोज अ मोनोपोली ऑन नटमेग कल्टीवेशन। उनका उद्देश्य क्या था, उनका मेन मोटिव क्या था, एम क्या था? नटमेग होता है, इट्स अ फ्रूट, ठीक है, नटमेग इट्स अ फ्रूट और स्पाइस यू कैन से। नटमेग के कल्टीवेशन पे मोनोपोली, कि हमारे अलावा नटमेग का कल्टीवेशन किसी और के पास नहीं होना चाहिए, उसके लिए। एंड ट्रेड, ट्रेड भी इन दी बांडा आइलैंड्स इन टुडेज इंडोनेशिया। आज के इंडोनेशिया में जो बांडा आइलैंड्स था वहां पर उन्होंने मैसेकर किया था, मास किलिंग्स की थी, मोनोपोली अचीव करने के लिए, ठीक। नॉट ओनली डू द डच सिस्टमैटिकली डीपॉपुलेट द आइलैंड्स थ्रू जेनोसाइड, जेनोसाइड भी मास किलिंग ही होता है, जेनोसाइड भी मास किलिंग होता है, तो आपको मैसेकर का एक सिनोनिम मिल गया, जेनोसाइड, राइट। दे ऑल्सो ट्राई देयर बेस्ट टू ब्रिंग नटमेग कल्टीवेशन इनटू प्लांटेशन मोड, यानी कि जो चीज कहीं कहीं होती थी उसको वो प्लांटेशन करना चाह रहे थे, मतलब कि लार्ज स्केल पर उसका प्रोडक्शन करना चाहते थे। दीज आर दी 2 पॉइंट्स, दो ऐसे पॉइंट है जिसको घोष क्या कर रहा है, रिटर्न्स थ्रू एग्जाम्पल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ठीक। 1 आगे दिए हैं 2 पॉइंट। हाउ यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट्स, यूरोपियन कॉलोनिस्ट ने क्या किया, डेसिमेटेड नॉट ओनली इंडिजीनियस पॉपुलेशंस, उन्होंने इंडिजीनियस यानी कि जो लोकल, इंडिजीनियस का मीनिंग पहले बताया हुआ है, लोकल, इंडिजीनियस पॉपुलेशंस, बट ऑल्सो इंडिजीनियस अंडरस्टैंडिंग, यानी कि लोकल नॉलेज, इंडिजीनियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड अर्थ, यानी कि जो लोकल नॉलेज थी या अंडरस्टैंडिंग थी उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और उसका रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड अर्थ। 2 सेकेंड, हाउ दिस वॉज एन इन्वेजन नॉट ओनली ऑफ ह्यूमंस बट ऑफ द अर्थ इटसेल्फ, यानी कि ये खाली ह्यूमंस का इन्वेजन नहीं था, दिस वॉज नॉट जस्ट द इन्वेजन ऑफ ह्यूमंस बट इट वॉज ऑल्सो इन्वेजन ऑफ द अर्थ इटसेल्फ। एंड हाउ दिस कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट डे, और ये कैसे प्रेजेंट डे में कंटिन्यू हो रहा है, बाय लुकिंग एट नेचर एज अ रिसोर्स टू एक्सप्लॉइट, यानी कि नेचर को हम कैसे एक रिसोर्स की तरह देखते हैं जिससे कि हम उसे एक्सप्लॉइट कर सकें, उससे चीजों का यूटिलाइजेशन कर सकें और चीजें इस्तेमाल कर सकें, राइट। वी नो वी आर फेसिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर सिवियर हीट वेव्स, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड वाइल्ड फायर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। हमें पता है कि भाई इतनी सारी चीजें हो रही है हमारी क्लाइमेट चेंज के वजह से। वी नो आर एक्सपेंशन थ्रू डिफॉरेस्टेशन, डैम बिल्डिंग, कैनाल कटिंग, इन शॉर्ट टेराफॉर्मिंग। टेराफॉर्मिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमको पता है कि भाई एक्सपेंशन जो हो रहा है उसके थ्रू, बेसिकली टेराफॉर्मिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डैम बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, कैनाल कटिंग कर रहे हैं, इन शॉर्ट टेराफॉर्मिंग कर रहे हैं। द वर्ड घोष यूजेस हैज ब्रॉट अस रिपीटेड डिजास्टर्स, यानी कि घोष जिन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं किसमें, अपनी बुक में, बुक की बात हो रही है अभी भी, तो वो क्या कर रहा है, वो रिपीटेड डिजास्टर्स लेकर आ रहा है हमें, हमारे लिए। आर दीज द रिस्पॉन्सेज ऑफ एन एंग्री गाइया या जाइया बोल सकते हैं, दिस इज बेसिकली गॉडेस अर्थ और मदर अर्थ,
यानी कि जो अर्थ है ये अर्थ का रिवेंज है क्या, राइट। हु हैज फाइनली हैड एनफ, यानी कि अब बहुत हुआ, अब तुम मेरा कहर झेलो। बाय यूजिंग द वर्ड कर्स, बाय यूजिंग द वर्ड कर्स इन दी टाइटल, टाइटल में उन्होंने वर्ड यूज किया है कर्स, द ऑथर मेक्स इट क्लियर दैट ही थिंक्स सो, यानी कि एटलीस्ट घोष तो ये मानते हैं कि इट इज अ कर्स। आई यूज, आई मतलब ऑथर किस क्या इस्तेमाल कर, आई यूज द प्रोनाउन हु, वो हु यूज कर रहे हैं नोइंगली, नोइंगली बिकॉज घोष हैज कोटेड मेनी नॉन यूरोपियन सोर्सेज। घोष ने क्या किया है, बहुत सारे नॉन यूरोपियन सोर्सेज को कोट किया है, इस्तेमाल किया है, टू इंक्वायर इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द वर्ल्ड अराउंड देम, यानी कि उन्होंने ह्यूमंस और उनके आसपास की दुनिया का जो रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए जो नॉन यूरोपियन सोर्सेज को देखा है, सो दैट ही कैन क्वेश्चन द प्रिवेलेंट व्यू ऑफ लुकिंग एट अर्थ एज एन इनर्ट ऑब्जेक्ट टू बी एक्सप्लॉइटेड टू द मैक्सिमम, यानी कि वो एक चीज को चैलेंज कर सकें, जैसे कि अर्थ एज एन इनर्ट ऑब्जेक्ट, इनर्ट मतलब नो रिस्पॉन्स, ऐसा ऑब्जेक्ट जो रिस्पॉन्स नहीं देगा, दैट मीन्स नॉन लिविंग, राइट, ऑब्जेक्ट टू एक्सप्लॉइटेड टू बी एक्सप्लॉइटेड टू द मैक्सिमम, जिसको हम मैक्सिमम तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। एट घोषेस टेक्स्ट, नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी शो वंस मोर, एज है, एट बोल दिया था मैंने, एज घोषेस टेक्स्ट, नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी शो वंस मोर नन ऑफ दिस इज न्यू, यानी कि घोष की जो बिब्लियोग्राफी और टेक्स्ट और ये सारी चीजें बता रही हैं कि ये कोई नई चीज नहीं है। देयर हैव ऑलवेज बीन challenges to the way European colonists looked at other civilizations and at Earth, यानी कि ऐसे बहुत सारे challenges रहे कि यूरोपियन लोग बाकी civilizations को और अर्थ को किस तरीके से देखते थे या ट्रीट करते थे उस, इट इज जस्ट दैट the invaders and their myriad backers in the fields of economics, यानी कि उन invaders का मतलब colonists, जो invaders हैं और उनको जो support कर रहे हैं, their backers, जो उनकी पीठ पे हाथ रखा हुआ है जिन्होंने, in the fields of economics, politics, anthropology, philosophy, literature, technology, physics, chemistry, biology have dominated global intellectual discourse। बस समस्या ये है कि उन्होंने हमेशा इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को डोमिनेट किया, दैट मीन्स दे हैव बीन असर्टेन्ड विद द पॉइंट कि हम इंटेलेक्चुअली मोर केपेबल हैं बाकी लोगों से इन सारी फील्ड्स में। देयर आर अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू दैट वी कैन हियर टुडे इफ वी लिसन हार्ड इनफ, अगर हम ध्यान से सुने तो अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी हम सुन सकते हैं। दोज ऑब्जर्विंग ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन, जो भी ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन देख रहे हैं, know about the Latin American way of looking at Earth as Pachamama, that means Earth Mother, यानी कि जो एंशियंट तरीका था, लैटिन अमेरिकन तरीका था, जो नेटिव अमेरिकन तरीका था, वो अभी भी अर्थ को मदर की तरह ही देखते हैं और ट्रीट करते हैं। They also know how such a framing is just provided lip service and is ignored in the substantive portions of the negotiation। अब जो इन्वेडर्स हैं, जो यूरोपियंस हैं, जो बेसिकली जो डोमिनेटिंग सेक्टर है वर्ल्ड में, उनको मालूम है कि ये सिर्फ बोलने वाली बातें हैं और जनरली नेगोशिएशन में मदर अर्थ जैसी चीज को कोई वैल्यू देता नहीं है। इन दी नटमेग्स कर्स, यानी कि नटमेग कर्स जो बुक है, घोष एक्सप्लेन्स व्हाई, घोष ने एक्सप्लेन किया क्यों ऐसा हुआ है। ही शोज द एक्सटेंट ऑफ दी वेस्टेड इंटरेस्ट इन दी ऑयल इकोनॉमी, यानी कि मेरा कितना फायदा होगा ऑयल में पैसा इन्वेस्ट करके, वेस्टेड इंटरेस्ट की बात हो रही है। राइट, नॉट ओनली फॉर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि खाली ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के लिए, बट ऑल्सो फॉर अ सुपर पावर लाइक द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए भी, जो क्या कर रही है, कंट्रोल्स ऑयल ड्रिलिंग, ऑयल प्राइसेस एंड ऑयल मूवमेंट अराउंड द वर्ल्ड।
सबसे ज्यादा ऑयल ड्रिलिंग अमेरिका के पास है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑयल प्राइसेस भी वही मेंटेन करता है, वही कंट्रोल करता है, और ऑयल मूवमेंट भी वर्ल्ड के अराउंड. मेनी ऑफ अस नो पावर यूटिलिटीज आर sabotaging decentralized solar power generation today because it hits their revenues and control. बहुत सारी ऐसी पावर यूटिलिटीज हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर जनरेशन को हिट करती हैं, यानी कि उसको नीचे लाने की कोशिश करती हैं. क्यों? क्योंकि वो उनके रेवेन्यू और कंट्रोल के ऊपर हिट करता है. एंड हाउ द अदर पॉइंट्स ऑफ व्यूज आर सो ऑफन ड्राउंड आउट. और जो अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं जो उसके उनके अगेंस्ट जाते हैं वो कैसे डूब जाते हैं, मतलब उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती. ठीक, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है यहीं पर. ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. देखिए नॉट है, यहां पे कैपिटल है, कई बार वो स्मॉल में ही लिखता है तो हमें ध्यान रखना. इज नॉट अ रीजन फॉर द फेलियर ऑफ पॉलिसी सीकिंग टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज. यानी कि पॉलिसीज ऐसी कौन सी है, नॉट अ रीजन जो एड्रेस कर पा रही हैं, फेल कर रही हैं क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के. द ग्रीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बेनिफिटिंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये तो दिया हुआ है, अभी अभी हमने पढ़ा. दिस इज गिवन. द मार्जिनलाइज्ड स्टेटस ऑफ नॉन यूरोपियन वेज ऑफ लुकिंग एट नेचर एंड द एनवायरमेंट, राइट. द मार्जिनलाइज्ड स्टेटस ऑफ नॉन यूरोपियन वेज ऑफ लुकिंग एट नेचर एंड द एनवायरमेंट. तो ये भी हो रहा है, इसकी वजह से भी पॉलिसीज का फेलियर हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो इसको देखते ही नहीं है, इसको सुनते ही नहीं, इसको समझते ही नहीं है. द डिसेंट्रलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर पावर. डिसेंट्रलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक तो सोलर पावर का फायदा है, बेनिफिट, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ. तो वो फेल नहीं कर रही, इट विल हेल्प, सोलर पावर विल हेल्प. तो ये हमारा आंसर हो सकता है. फोर्थ, द ग्लोबल डोमिनेंस ऑफ ऑयल इकोनॉमीज एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बिल्ट अराउंड इट. ये भी हमको पता है, इसकी वजह से भी फेलियर हो रहा है बिकॉज ऑफ यूएस बीइंग इट. तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3. वेरी इजी, बहुत इजीली हम लोगों ने कर लिया, राइट. आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन प्राइमरी पर्पस ऑफ द डिस्कशन ऑफ द कॉलोनाइजेशन ऑफ द बांडा आइलैंड्स इन नटमेग कर्स. बांडा आइलैंड में क्या था? जेनोसाइड हुआ और जाइया की बात हुई थी, राइट. टू इलस्ट्रेट हाउ सिस्टमिक वायलेंस अगेंस्ट कॉलोनाइज कॉन्स्टिट्यूटेड द कॉर्नरस्टोन ऑफ कॉलोनियलिज्म. कॉलोनियलिज्म के लिए पाइवटल पॉइंट कौन सा था जिस तरीके से उन्होंने कॉलोनाइज्ड के अगेंस्ट वायलेंस किया? तो इस वजह से तो नहीं था. नेक्स्ट, to illustrate the first instance in history when the processes responsible for climate change were initiated. First instance था यानी it is not clear in the passage. Not clear in passage, right? तो ये भी गलत हो गया. To illustrate the role played by cultivation of certain crops in the plantation mode in contributing to climate change, ये भी नहीं है, इसकी वजह से भी नहीं था. To illustrate how colonialism represented and perpetuated the mindset that has led to climate change, this was there. किस तरीके का mindset था? To treat earth as inert object and reap maximum benefit by exploiting, right. मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन से वो कैसे बेनिफिट ले सकते थे, तो यही उनका माइंडसेट था जिसकी वजह से हमारा आंसर होगा 4. आगे थर्ड, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी. देखिए पैसेज बुक के बारे में था लेकिन इट वाज अ रिव्यू ऑफ द बुक. All of the following can be inferred from the reviewers discussion of the nutmeg curse except. देखिए nutmeg curse की ही बात हो रही है लेकिन except की बात आ गई. Academic discourses have always served the function of raising awareness about environmental preservation. तो क्या environmental preservation के बारे में बात की गई थी?
एकेडमिक डिस्कोर्सेस, नॉट नेसेसरली, तो ये हो सकता है। Environmental preservation policy makers can learn a lot from non-European or pre-colonial societies. वो सीख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि वो they used to treat mother और goddess, human earth relationship की बात हुई थी उसमें, right? Third, the contemporary dominant perception of nature and the environment was put in place by processes of colonialism. Dominant perception क्या है? Inert object. Earth is inert object. ये बोला गया है, correct. The history of climate change is deeply intertwined with the history of colonialism. Correct. क्यों? क्योंकि वो यही बोल रहा है, वो 300 साल पहले ले गया ना हमको हमारे थॉट से, घोष। दैट इज वाई 3 चीजें हैं, ये चीज नहीं है, तो इट बिकम्स आवर आंसर। 4th क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following, if true, would make the reviewer's choice of the pronoun who for Jia inappropriate? Who word जो है हमको inappropriate करना है। वो appropriate क्यों था? Because he had sources of non-Europeans treating earth as mother, goddess, living। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? इसका ऑपोजिट हमें प्रूव करना है नॉन यूरोपियंस डिड नॉट ट्रीट अर्थ एज मदर, गॉडेस और लिविंग। मॉडर्न वेस्टर्न साइंस डिस्कवर्स न्यू एविडेंस ऑफ अर्थ बीइंग एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ये तो बोल ही रहा है, इससे क्या होगा? नॉन यूरोपियंस कहाँ है? तो ये नहीं होगा। घोष's बुक हैज अ डिफरेंट टाइटल, नटमेग्स रिवेंज। रिवेंज से क्या मतलब है? रिवेंज और कर्स एक ही बात हो गई थी ना हमारे लिए। रिवेंज ऑफ जिया था ना उसमें, रिवेंज ऑफ जाइया था, तो उससे हमको कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। 3, नॉन यूरोपियन सोसाइटीज हैव परसीव द अर्थ एज नॉन लिविंग सोर्स ऑफ ऑल रिसोर्सेज। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, तो हमारा आंसर यही होना चाहिए, बट फिर भी हम एक बार 4th ऑप्शन पढ़ेंगे। देयर इज अ डायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। दैट इज ट्रू, बट उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंसर बन गया 3। देखो कितना इजीली हमने पैसेज पढ़ा। पैसेज पढ़ने के बाद 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए आराम से, चारों सही हो सकते थे, करेक्ट। अगर एक आध में नहीं समझ आया तो 3 तो सही होते ही होते। तो बहुत सिंपल है, इट इज 3 आउट ऑफ 4, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पैसेज करते हैं। ठीक है, दूसरा पैसेज आ गया हमारे पास, राइट। स्टीवन पिंकर्स न्यू बुक रैशनैलिटी, व्हाट इट इज। स्टीवन पिंकर की नई बुक है रैशनैलिटी, क्या है, क्यों इतनी कम लगती है और क्यों मैटर करती है। ऑफर्स अ pragmatic dose of measured optimism. Pragmatic means practical approach. Practical approach. Presenting rationality as a fragile but achievable ideal. यानी कि fragile चीज बता रहा है लेकिन अचीवेबल चीज बता रहा है वो, राइट। अब पर्सनल एंड सिविक लाइफ में पिंकर्स एम्बिशन टू एल्यूमिनेट सच अ क्रूशियल टॉपिक ऑफर्स दी वेलकम प्रोस्पेक्ट ऑफ अ रिटर्न टू सैनिटी। यानी कि लॉजिकल चीज की बात कर रहा है वो, सैनिटी में वापस आने के लिए ऑफर कर रहा है कुछ चीज, ठीक। इट्स नो स्मॉल अचीवमेंट टू मेक फॉर्मल लॉजिक, गेम थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स एंड Bayesian रीजनिंग डिलाइटफुल टॉपिक्स फुल ऑफ चार्म एंड रेलेवेंस। कोई छोटी चीज नहीं है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं लॉजिकल रीजनिंग पर काम करते हैं, रैशनैलिटी पर काम करते हैं, इन टॉपिक्स को डिलाइटफुल और चार्मफुल बनाना, राइट। इट इज ऑल्सो प्लॉजिबल टू बिलीव दैट अ वाइडर एप्लीकेशन ऑफ द रैशनल टूल्स ही एनालाइजेस वुड इम्प्रूव द वर्ल्ड इन इंपॉर्टेंट वेज। अब उसका क्या कहना है कि भाई बड़ा एप्लीकेशन रैशनल टूल्स का, ज़्यादातर एप्लीकेशन जो हम करेंगे या अगर वाइड रेंज में एप्लीकेशन करेंगे तो वो क्या करेगा, वो इंप्रूवमेंट करेगा, वर्ल्ड को इंपॉर्टेंट तरीकों से इंप्रूव करेगा। His primer on statistic and scientific uncertainty is particularly timing
and should be required reading before consuming any news about the कोविड पैंडेमिक। यानी कि उसका जो ये बुक आया या जो टॉपिक आया है, डिस्कशन आया है, ये एकदम समय पर आया है। क्यों? अनसर्टेनिटी से डील कर रहे हैं पैंडेमिक के टाइम पे। उस टाइम पे हमें मालूम होना चाहिए कि भाई रैशनैलिटी क्या होती है, हम लॉजिकली सोचें या ना सोचें। तो इट हेल्प्स यू डील विद अनसर्टेनिटी। मोर ब्रॉडली ही आर्ग्यूज दैट लेस मीडिया कवरेज ऑफ शॉकिंग बट वैनिशिंगली रेयर इवेंट्स, यानी कि वो ये कह रहा है कि भाई मीडिया कवरेज कम होना चाहिए किसका? जो शॉकिंग न्यूज़ है और कभी कभी होता है रेयर इवेंट, फ्रॉम शार्क अटैक्स टू एडवर्स वैक्सीन रिएक्शन। यानी कि शार्क अटैक से लेके किसी वैक्सीन रिएक्शन की वजह से वो क्या हेल्प करेगा? वुड हेल्प प्रिवेंट डेंजरस ओवर रिएक्शंस। डेंजरस ओवर रिएक्शंस को रोकेगा। फेटलिज्म एंड द डाइवर्जन ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज। फाइनाइट रिसोर्सेज का डाइवर्ट करना कहाँ पे? कहाँ से? अवे फ्रॉम सॉल्वेबल बट लेस ड्रामेटिक इश्यूज, कम ड्रामा वाले लेकिन सॉल्वेबल इश्यूज से दूर ले जाना, जैसे कि मॉल न्यूट्रिशन इन डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड में मॉल न्यूट्रिशन का जो इशू है वहाँ से हटा करके अटेंशन किसी और जगह ले जाना। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े तो अच्छा थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो गया, एक सेकेंड। हाँ, इट्स अ रीजनेबल क्रिटिक। ये एक रीजनेबल क्रिटिक है। क्रिटिक मीन्स किसी चीज को चैलेंज करना। एंड पिंकर इज नॉट द फर्स्ट वन टू मेक इट। पिंकर पहला आदमी नहीं है जिसने इस चीज को चैलेंज किया या क्रिटिक किया है। उसके बारे में कुछ उसके बारे में कुछ लिमिटिंग पॉइंट्स बोले, उसके चैलेंजेस बताएं। बट एनालाइजिंग द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ जर्नलिज्म, लेकिन जब जर्नलिज्म की पॉलिटिकल इकोनॉमी हम देखते हैं, उसकी फंडिंग स्ट्रक्चर, ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन एंड इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन सोशल मीडिया शेयर्स would have given a fuller picture of why so much coverage is so misguided and what we might do about it। यानी कि उसको कौन ओन करता है जर्नलिज्म को, सोशल मीडिया पे उसका इतना रिलायंस क्यों है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये हमको एक बड़ी पिक्चर दिखाती है और उसके बारे में हम ये सोच सकते थे। और कवरेज इतना मिसगाइडेड क्यों है ये पता चलता, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, Pinker's main focus is the sort of conscious sequential reasoning that can track the steps in a geometric proof or an argument in formal logic। यानी कि पिंकर का मेन फोकस क्या है कि भाई सीक्वेंशियल, हर चीज सीक्वेंस में होती है तो लॉजिकल होती है, स्टेप वाइज चलना जरूरी है। दिखा है ना, दैट कैन ट्रैक द स्टेप्स इन अ ज्योमेट्रिक प्रूफ ऑफ और एन आर्ग्यूमेंट इन फॉर्मल लॉजिक। यानी कि हम आर्ग्यूमेंट फॉर्मल लॉजिक में कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट ढूंढ पाए। करेक्ट। Skill in this domain maps directly onto the navigation of many real world problems। यानी कि अगर आप इस स्किल के मास्टर बन जाते हैं तो आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। एंड पिंकर शोज हाउ ग्रेटर मास्टरी ऑफ द टूल्स ऑफ रैशनैलिटी कैन इंप्रूव डिसीजन मेकिंग in medical, legal, financial and many other contexts in which we must act on uncertain and shifting information। और पिंकर ये बता रहे हैं कि भाई साहब, इस मास्टरी, अगर इस चीज़ की हमने मास्टरी कर ली तो हम बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जैसे कि मेडिकल, लीगल, फाइनेंस और दूसरे कॉन्टेक्स्ट जिसमें हमको अनसर्टेन और शिफ्टिंग इन्फॉर्मेशन पे डिसीजन लेना होता है, तो हम डिसीजन ले पाएंगे। किसके बेसिस पे? रैशनैलिटी के बेसिस। डिस्पाइट द अनडिनाइबल पावर ऑफ द सॉर्ट ऑफ रैशनैलिटी ही डिस्क्राइब्स। यानी कि बावजूद इसके कि वो जो पावर बता रहा है रैशनैलिटी के, मेनी ऑफ द डीपेस्ट इनसाइट्स इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, मैथ, म्यूजिक एंड आर्ट, यानी कि अलग अलग फील्ड्स की जो डीपेस्ट इनसाइट्स हैं वो लोगों को कब आई? देयर ओरिजिनेटर्स इन मोमेंट्स ऑफ एपिफनी। एपिफनी इज इंट्यूशन। इंट्यूशन, सडन रियलाइजेशन, अचानक से, राइट। फ्रॉम द 19th century chemist Friedrich August Kekule's discovery of the structure of benzene to any of Mozart's symphonies, much extraordinary human achievement is not a product of conscious sequential reasoning। यानी कि बेंजीन के स्ट्रक्चर से लेके मोजार्ट की सिम्फनी तक ये सारे सीक्वेंशियल लॉजिक के आउटकम्स नहीं थे।
एंड सिमिलरली जितने भी ह्यूमन डिस्कवरीज हुई हैं वो सारी अचानक से हुई हैं, किसी ने सोचा नहीं था कि यही डिस्कवरी। भाई सेब गिरा, ग्रेविटी, ग्रेविटी होती थी, हमको मालूम था पहले से कि कोई चीज गिराएंगे तो हवा में छोड़ेंगे तो वो गिरेगी, लेकिन उसका नाम ग्रेविटी है वो तो उस बंदे ने बताया ना भाई, न्यूटन ने, राइट। आगे बढ़ते हैं। इवन प्लेटो सॉक्रेट्स, यानी कि प्लेटो का जो सॉक्रेट्स था उसका भी ये कहना है, हु एंटिसिपेटेड द पिंकर्स पॉइंट, 2500 साल पहले उसने पिंकर के पॉइंट एंटिसिपेट किए थे, क्या दिखाने के लिए कि वर्च्यू ऑफ नोइंग व्हाट यू डू नॉट नो, आपको अगर ये पता है कि जो आप नहीं जानते हो, एंड एग्जामिनिंग ऑल प्रेमाइसेस इन आर्ग्यूमेंट्स एंड नॉट सिंपली ट्रस्टिंग स्पीकर्स अथॉरिटी और करिश्मा, यानी कि जो व्यक्ति बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट दे रहा है, उसके आर्ग्यूमेंट को एनालाइज करना, उसके आर्ग्यूमेंट को एवेल्यूएट करना, ना कि उस आदमी की शक्ल और सूरत पे जाना है, उस आदमी के अथॉरिटी पे जाना। एट्रीब्यूटेड मेनी ऑफ हिज मोस्ट प्रोफाउंड इनसाइट्स टू ड्रीम्स एंड विजन्स, मेनी ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड इनसाइट्स टू ड्रीम्स एंड विजन्स। तो उसने ड्रीम और विजन को अटैच किया था भाई, कि मेरे को सपनों में आया था और विजन था, मैंने देखा था, सोचा था। कॉन्शियस रीजनिंग इज हेल्पफुल इन सॉर्टिंग द वीट फ्रॉम शेफ, बट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू कंसिडर द हिडन एक्विफायर्स दैट मेक मच ऑफ द ग्रेन ग्रो इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि वीट को शेफ से, वीट को, गेहूं को पेड़ से अलग करने का तरीका हम लॉजिकली लगा सकते हैं, लेकिन कितने पौधे उगाने हैं ये लॉजिकल इतना ज्यादा नहीं है। It works on estimation. The role of moral and ethical education. Moral और ethical education का role promoting rational behavior is also under explored. इसको भी explore नहीं किया। पिंकर ने recognize तो किया है कि rationality is not just cognitive virtue but moral one, मतलब morality पे भी depend करती है, लेकिन this profoundly important point, यानी कि इतना important point है कि जिसको इवन ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने एक्सप्लोर किया था, बट डेवलप कभी नहीं हुआ। मतलब कि पिंकर ने भी खाली मेंशन किया है, डेवलप नहीं किया। दिस इज अ शेम सिंस पोजेसिंग द राइट सॉर्ट ऑफ मॉरल कैरेक्टर इज आर्ग्यूएबली अ प्रीकंडीशन ऑफ यूजिंग रैशनैलिटी इन बेनिफिशियल वेज, यानी कि रैशनैलिटी में अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाऊँ, इसके लिए अगर मैं मॉरली सही हूँ वो एक प्री कंडीशन हो जाएगी। मतलब if I am morally right, that means I will be able to apply the minds in a correct manner, right manner. Right? चलिए, the author refers to ancient Greek philosopher. Ancient Greek philosophers को author ने क्यों रेफर किया है? Indicate various similarities between their thinking and Pinker's conclusion. No, Pinker conclusion और similarity के बारे में थोड़ी बता रहा है वो। रिवील गैप्स इन पिंकर्स डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल कंसिडरेशन इन रैशनल बिहेवियर, ये दिया हुआ है। पिंकर ने इसका डिस्कशन नहीं किया ना, ओनली मेंशन किया, और उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया था, तो ये गैप है, ये हो सकता है आंसर। थर्ड, शो हाउ ड्रीम्स एंड विजन्स हैव फॉर सेंचुरीज इन्फ्लुएंस सबकॉन्शियस बिहेवियर एंड पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस। ड्रीम विजन इज ओनली वन पार्ट, इंट्यूशन इज मेन। ये तो एक एग्जाम्पल था ना, तो नहीं। फोर्थ, हाईलाइट द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर थिंकिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पिंकर्स आर्ग्यूमेंट, ऐसा कहीं भी नहीं था, तो आंसर हो गया आपका 2, राइट। इजी सा सवाल है, इजी से पैसेजेस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट, द ऑथर मेंशंस क्यूक्यूल्स डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड मोजार्ट सिम्फनीज टू इलस्ट्रेट द पॉइंट। उसने ये पॉइंट क्यों बताया था, याद करो, इसलिए बताया था कि अलग अलग फील्ड्स में कैसे काम करती है रैशनैलिटी। ग्रेट इनोवेशन अक्रॉस वेरियस फील्ड्स कैन स्टेम फ्रॉम फ्लैशेस ऑफ इंट्यूशंस एंड आर नॉट ऑलवेज प्रोपेल्ड बाय लॉजिकल थिंकिंग। लो, हमने बोला और यहीं आ गया आंसर, देखते हैं है कि नहीं। अनलाइक साइंसेज, ह्यूमन अचीवमेंट्स इन अदर फील्ड आर अ मिक्स नहीं है of logical reasoning and spontaneous. It is not mixed, it is only epiphanies. Pinker's conclusion on sequential reasoning are belied by European achievement. ऐसा नहीं है, European achievement नहीं था, it is all around world. It is not just the creative arts but also scientific field. They are only two parts. Two parts only. But we are talking about on a broader level various fields की बात हो रही है. So आंसर इज 1, राइट। आगे बढ़ते हैं।
According to the author, for Pinker as well as the ancient Greek philosopher, rational thinking involves following all of the following except the belief that ability to reason logically encompasses ethical and moral dimensions. बिल्कुल सही है. अगर मैं ethically सोच, अगर मेरे अंदर morality और ethicals हैं, ethics हैं, तो मैं reason logically कर पाऊंगा. सही बात है. An awareness of underlying assumption in an argument and gaps in one's own knowledge. This is also given. Reason उसमें बोला है ना, not the कैसे बताऊं, not the speaker's value but of the argument. argument को वैल्यू देना, स्पीकर को नहीं. द प्राइमेसी ऑफ कॉन्शियस सीक्वेंशियल रीजनिंग एज द बेसिस ऑफ सेमिनल ह्यूमन अचीवमेंट. यानी कि जितने ह्यूमन अचीवमेंट हुए हैं उसकी प्राइमेसी, प्राइमरी रीजन क्या था? सीक्वेंशियल रीजनिंग. नो, इट वाज एपिफनी, बोला है उसमें पैसेज में. तो ये हमारा आंसर हो गया. फिर भी 4 पढ़ लेते हैं. अराइविंग एट इंडिपेंडेंट कंक्लूजन इररेस्पेक्टिव ऑफ हु इज प्रेजेंटिंग द आर्गुमेंट, सेम एज 2. सो आंसर नंबर 3. आखिरी सवाल. द ऑथर एंडोर्सेस पिंकर्स व्यूज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एज इट. वो क्या करता है? equips people with ability to tackle challenging practical problems. रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है. बिल्कुल करता है. तो ये हो सकता है. focuses public attention on real issues like development and rather than sensational events. This is only part true. This was only one example that was given. malnourished world की बात की थी. Third, provides a moral compass for resolving important ethical dilemmas. moral compass नहीं दे रहा. it is giving me no instrument. instrument नहीं है वो, right? correct. तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है. नेक्स्ट, हेल्प्स पीपल टू गेन एक्सपर्टीज इन स्टैटिस्टिक्स एंड अदर डिसिप्लिन. उससे फायदा क्या होगा? उससे मैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व भी तो करूं. रियल वर्ल्ड सॉल्व, राइट? तो आंसर क्या बन गया मेरा? 1. करेक्ट. आंसर इज 1. देखिए पिछले बार में 3 होने चाहिए थे 4, इसमें 4 में से 4 होने चाहिए. बट चलिए वर्स्ट केस सिनेरियो 3 में से 4, मतलब 6 में से 4 होने ही, सॉरी 8 में से 6 होना ही चाहिए. और इजीली आप एक पैसेज को 8 मिनट में कर सकते हैं. रीजन 650 से 650 वर्ड्स का पैसेज आता है और कैट एक्सपेक्ट करता है कि भाई 300 से 400 वर्ड की पर मिनट की रीडिंग होनी चाहिए. 300 तो हो, 300 होगी तो 2 मिनट में हो जाएगा. तो मैं कह रहा हूं 3 मिनट लो, 2 मिनट भी नहीं, 3 मिनट्स रीडिंग, 5 मिनट सॉल्विंग. जब हम पैसेज 3 मिनट में पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने में 30 सेकंड लगेंगे यार. बहुत कॉमन सी चीज है, राइट? तो इसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, इसी तरीके से रीडिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे, समरी लिखते रहिए जिसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, राइट? सो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं रहेगी आपको, ठीक है? So keep preparing and we'll focus on the other questions in the next session. Okay, thank you so much, all the best.